नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं जया सिन्हा। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। दिखाएंगे वो खबर जिन पर रहती है सभी की नजर, लेकिन न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं बल्कि होगी पूरी पड़ताल। ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से भी जानेंगे अपडेट और होगी हर खबर पर पैनी नजर। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज न्यूज पंच में कौन सी खबरों पर हम नजर डालने वाले हैं, यानी कि इस वक्त की टॉप लाइन्स। महिलाओं की बल्ले बल्ले, बंगाल में बस यात्रा फ्री। जी हां, पश्चिम बंगाल में अच्छे दिनों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है और वहां पर अब महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, सुरक्षित यात्रा का तोहफा, और पूरी तरह से निशुल्क यानी कि फ्री। महिलाओं की बल्ले बल्ले, बंगाल में बस यात्रा फ्री हो गई है महिलाओं के लिए। तो वहीं इस बीच टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। टीएमसी में टेंशन, अभिषेक बैनर्जी को सीआईडी नोटिस मिला है। पहले जनता ने अभिषेक बैनर्जी को आईना दिखाया और अब ईडी का नोटिस, यानी कि जो बोया अब वही काट रही है टीएमसी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बवाल जारी, ईरान का पलटवार, सीज फायर बेकार। ईरान और यूएस के बीच तनातनी अब भी जारी है। लगातार वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब ये ड्रोन वॉर भी शुरू हो गई है। ऐसे में क्या जो सीज फायर है उसका असर कब तक देखने को मिलता है, ये बड़ी बात होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की और देखते हैं इन तमाम खबरों को विस्तार से और फैक्ट्स के साथ। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से। शुभेंदु सरकार का बड़ा तोहफा, महिलाओं के लिए खुशखबरी यहां पर आई है कि सरकारी बसों में अब मिलेगा मुफ्त सफर। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए आज से एक बड़ी सुविधा की शुरुआत हो गई है। राज्य सरकार ने सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना लागू कर दी है। राज्य परिवहन निगम की शहरी, उपनगरीय और लंबी दूरी की सभी बसों में अब महिला यात्री बिना किराया देकर सफर कर सकेंगी। योजना के तहत जीरो वैल्यू टिकट जारी किया जाएगा और पात्र महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचाने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे महिलाओं की गतिशीलता बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक राहत भी मिलेगी। तो शुभेंदु सरकार का बड़ा तोहफा ये पश्चिम बंगाल की महिलाओं को। आगे आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए किस तरह से बंगाल में महिलाओं की बल्ले बल्ले हो गई है। साफ तौर पर बीजेपी सरकार का महिलाओं को तोहफा है और सरकारी बसों में अब उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। लेकिन सभी सरकारी बसों में लागू ये योजना होगी और राज्य परिवहन निगम की सभी बसों में भी लागू हो जाएगी। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है जिस पे आपको नजर रखनी होगी। सभी बसों में ये शहरी, उपनगरीय, लंबी दूरी की जो बसें हैं उसमें भी ये जो है वो सुविधा मिलेगी महिलाओं को। और इसका बहुत मकसद है, इसका एक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे हो, कैसे उन्हें बढ़ावा मिले, कैसे उन्हें एक सुरक्षित यात्रा का अवसर मिले, सार्वजनिक परिवहन तक उनकी पहुंच आसान बनाना। इस मकसद के साथ शुभेंदु सरकार ने ये योजना लागू कर दी है। डबल इंजन की सरकार है, ऐसे में रफ्तार तो पकड़नी ही थी और उस रफ्तार की एक झलक साफ तौर पर यहां पर नजर आ रही है। महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है। कैसे? वो अगर कहीं काम कर रही हैं, कहीं उन्हें जाना है तो अब वो निःशुल्क जा सकती हैं। जरूर आर्थिक रूप से उनको मदद मिलेगी। साथ ही सार्वजनिक परिवहन तक उनकी बहुत अच्छी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है। उस तक महिलाओं का जो पहुंच है वो सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके नियम और निर्देश भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या है इसके नियम और निर्देश, आइए वो देखते हैं। बस में कंडक्टर को आपको दिखाना होगा पहचान पत्र, यानी कि ये सुविधा सिर्फ बंगालियों के लिए है, बाहरियों के लिए नहीं। महिलाओं को मिलेगा जीरो वैल्यू टिकट। पहचान पत्र ना होने पर भी मिलेगा मुफ्त टिकट। परेशान ना हो, भविष्य में आईडी साथ रखने की दी जाएगी आपको सलाह। हर महिला यात्री को अलग टिकट देना अनिवार्य होगा। जारी नहीं किया जा सकेगा समूह टिकट, यानी कि ग्रुप टिकट। टिकट पर दर्ज करना होगा यात्रा का विवरण। लंबी दूरी की बसों में रिजर्व सीट के लिए भी नियम यहां पर साफ तौर पर लागू कर दिए गए हैं। बुकिंग के समय दिए गए आईडी नंबर का मिलान जरूरी होगा। महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार के निर्देश, ये बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ राज्यों की महिलाएं निवासियों को ही अब इसका लाभ मिलेगा, ये सुनिश्चित करने की बात कही गई है और किसी भी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा ना हो, इस बात पर ध्यान रखने के लिए शुभेंदु सरकार ने इस बात पर गौर किया है और इसी के सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा सौगात यहाँ पर मिली है। कहीं भी जाना, सार्वजनिक परिवहन के चलते सेफ और सुरक्षित ट्रैवल, ये यहाँ पर उनको मिलने जा रहा है, वो भी निःशुल्क, यानी कि पूरी तरह से मुफ्त। लेकिन अपना आईडी कार्ड अपने साथ रखें। किसी कारणवश भूल गए हैं, कोई बात नहीं, अगली बार दिखा दें और आपको अपनी निःशुल्क और सुरक्षित यात्रा का हक मिलेगा।
लेकिन ये सुविधा सिर्फ पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए है जिनके पास एक वैध आईडी कार्ड है। ग्राउंड जीरो पर किस तरह से इस वक्त शुभेंदु सरकार की नई टीम तस्वीर ले चुकी है और कैसे उसने काम शुरू कर दिया है, जानते हैं। सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, सबसे पहले खबर यही कि किस तरह से शुभेंदु सरकार की नई टीम का गठन यहां पर हो गया है, उसकी तस्वीर साफ हो गई है और यहां पर महिलाओं को एक सौगात भी मिल गई है, यानी कि अच्छे दिन की जिसकी सुगबुगाहट थी अब वो जमीन पर उतरती नजर आ रही है। बिल्कुल जाजी, देखिए आज जो मंत्रिसभा की गठन हुई है उसमें सभी समुदाय, सभी वर्ग की रिप्रेजेंटेशन है, महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन है। उत्तर बंगाल जो बीजेपी को हमेशा बीजेपी का गर्व रहा है, उस उत्तर बंगाल से 10 मंत्री उत्तर बंगाल को मिले हैं। पूर्व बर्धमान हुगली से मंत्रित्व मिले हैं, कोलकाता हावड़ा से भी मंत्रित्व मिले हैं। और जो संगठक है, जो भाजपा के, जब बंगाल में काफी बुरे दिन था, पोस्ट पोल वायलेंस के शिकार थे भाजपा के हर एक कार्यकर्ता कर्मी, तभी जब संगठन का जो मजबूत लड़ाई जो जमीन के तौर पर दिए थे, उन लोगों को भी ये मंत्रिमंडल की जगह दी जाए। और जिस शुभ बात की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि मंत्री हमारे साथ है, मिनिस्टर अग्निमित्रा पॉल हमारे साथ है। दीदी न्यूज से है। दीदी एक छोटा सा, दीदी लाइव पर है, दीदी लाइव पर है, दीदी लाइव पर है। আমার হয়নি, একবার একটাও হয়নি, আমার তো একটাও হয়নি, পাশে উঠে একসাথে सोच से आज की सफर, किस सोच से आज की सफर? आज पहला दिन है जो हमारे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के सरकार ये सुविधा चालू किए है, जो हर महिला आज बंगाल में सरकारी बस में उनको कोई भाड़ा नहीं लगेगा। हमको भी टिकट मिला है, 0 बैलेंस टिकट कंडक्टर साहब ने दिए हैं। हमारे लिए 50 रुपया 100 रुपया उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन बहुत परिवार है जिसके लिए बहुत मायने रखता है। तो इसीलिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सुविधा देने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो वॉर शुरू हुआ है ईरान में, आज उनके लिए भी बोले थे कि ज्यादातर गाड़ी यूज मत करो, कॉन्वॉय को छोटा कर दो। तो उनके बात को रिस्पेक्ट करके हम ये बोलना चाहेंगे सारे माँ बहन को या हमारे भाई लोगों को भी, हफ्ता में एक दिन 2 गाड़ी रहे, 4 गाड़ी रहे अपना, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक दिन यूज करिए। हम भी करेंगे, आप लोग भी करिए। मेट्रो लीजिए, टोटो लीजिए, ट्रेन लीजिए, पब्लिक बस लीजिए। और आज आप खुद सफर करिए, तो जो यात्री थी वो क्या, आप कह रहे थे कि पिछले दिन राजा लोग जो थे वो जब जाते थे, हम लोग अपना स्टोरी में, इतिहास में पढ़े हैं कि रात में राजे, जो अच्छा राजा लोग होते हैं, राजा महाराजा, वो रात में निकलते थे चद्दर ओढ़ के कि राज्य में कैसा चल रहा है ये देखने के लिए कि राज्य ठीक से चल रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग भी ऐसा करना चाहिए 6 महीना बाद, अभी तो जस्ट आए हैं, कि राज्य के लोग क्या बोल रहे हैं। तो इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना और भी नेसेसरी है और हम जरूर करेंगे इसको। बिल्कुल बड़ी बात यहाँ पर सौरभ कि वो 50 रुपए 100 रुपए, जो कि कई लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जिनके लिए है, उन्हें आज एक बहुत बड़ी सौगात यहाँ पर शुभेंदु सरकार की ओर से मिल रही है। और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि 0 वैल्यू टिकट को दिया गया। सौरभ, किस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और साथ ही साथ जनता के बीच जाने का और जो वो काम कर रहे हैं उसका असर कितना हो रहा है, ये देखने की भी सोच यहाँ पर जाहिर की मंत्री महोदया ने। जी, और मंत्री महोदय खुद आज यहाँ पे सरकारी बस पर सफर करके वो अपनी जो दफ्तर है, दफ्तर के करीब, दफ्तर के तरफ वो पहुंची। उसी लोकेशन पे वो खड़ी है, उनकी गाड़ी खड़ी है, अभी वो दफ्तर की तरफ निकल जाएंगे। और बस में जब वो सफर कर रही थी तो उनके पास भी बहुत सारे महिलाएं बैठी थी। वो कह रहे थे उनको, मंत्री जी को, मंत्री महोदय को, कि 200 रुपया, 50 रुपया या फिर 100 रुपया जाने के लिए भी जो भी बचत हो रहा है वो भी एक महिला के लिए बहुत है। उससे वो बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी बचत हो सकती है। और इस बचत को वो अपने घर के लिए उसको काम में लगा सकते हैं। ऐसे बहुत माएँ थी, वो भी कहे कि आपने 200 रुपया नहीं हमारा बचाया, कि एक वक्त का खाना बचा दिया आपने। एक वक्त का खाना पर जो खर्च होता है
वो बच गया। तो कहीं ना कहीं जाके आज से जो शुरू हुआ है, जो सफर आज से शुरू हुआ है, वो भाजपा सरकार की जो विकास का जो मंत्र है, विकास का जो संकल्प है, कहीं ना कहीं जाके महिला को सशक्तिकरण के लिए पर जो कदम भाजपा सरकार ने, बंगाल की भाजपा सरकार ने उठाया बिल्कुल, जो वुमेन लेड डेवलपमेंट का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था, वो जमीनी स्तर पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। सौरभ, एक सवाल यहाँ पर मंत्रिमंडल पर भी, यहाँ पर 41 की स्ट्रेंथ हो गई है और सबका रिप्रेजेंटेशन हो, इस बात का खास तौर पर ध्यान दिया गया है। डबल इंजन की सरकार है, टीम शुभेंदु अब तस्वीर ले चुकी है। अगर उसके बारे में और किस तरह से सभी की निगाहें थी कि किसको क्या पोर्टफोलियो मिलेगा, किस तरह से ये पूरी टीम गठित होगी, क्या कुछ निकल कर आएगा, आप किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? देखिए, ये जो टीम हुआ है भाजपा सरकार की ये जो टीम हुआ है, आज जो 35 विधायक शपथ लिए हैं, इनमें से देखा जा रहा है कि नॉर्थ बंगाल, आप देखेंगे नॉर्थ बंगाल भाजपा के जब बुरे दिन थे, जब कोई सांसद विधायक नहीं थे, तब पहली बार भाजपा के जीत की जो सूचना है, वो जीत की नींव जो रखी थी, वो नॉर्थ बंगाल ने रखी थी। नॉर्थ बंगाल आप 2021 देखिए, जब सारे साउथ बंगाल टीएमसी को भर भर के सीट दिए थे, तब भी नॉर्थ बंगाल में कमल खिले थे। और नॉर्थ बंगाल ऐसा एक जगह है जहां से भाजपा को कभी निराश नहीं होना पड़ा। तो इसी के लिए अभी जो आज की जो डेटा हमारे पास अभी तक सामने है, वहां पे देखा जा रहा है कि उत्तर बंगाल, सिर्फ नॉर्थ बंगाल से 10 लोगों को मंत्रित्व मिला है। इनमें से निशित प्रामाणिक, शंकर घोष, दीपक बर्मन, मनोज ओराव, ये फुल टाइम मिनिस्टर बने, पूर्ण मंत्री बने हैं। और बाकी जो है उसमें से कोच बिहार के तूफानगंज के विधायक है, मालदा के हबीबपुर के जो विधायक, उनको प्रतिमंत्री बनाए। यानी एक तरह से आदिवासी, राजवंशी और जो समुदाय है, सबकी रिप्रेजेंटेशन है। दूसरी ओर देखेंगे आप, एलिट बंगाली क्लास का एक रिप्रेजेंटेशन आपको देखना मिलेगा। इसमें सपन दासगुप्ता है, रास बिहारी, साउथ कोलकाता, ममता बनर्जी के घर माना जाती थी, वहां से रास बिहारी से सपन दासगुप्ता जीते हैं। सपन दासगुप्ता को कहा जा रहा है कि उनको शिक्षा मिल सकती है, शिक्षा दफ्तर, हायर एजुकेशन, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर भी मिल सकता है। शंकर घोष, उनको स्कूल एजुकेशन का मिनिस्टर। शारद दत्त मुखोपाध्याय जो जायंट किला सुजीत बसु को हराया है, शारद दत्त मुखोपाध्याय, उनको हेल्थ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिल सकता है। अशोक बिंदा भारत टीम में क्रिकेटर है, खेल चुके हैं, उनको स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री मिल सकता है। पूर्व बंदीपुर मैना से वो रिप्रेजेंटेशन है उनका। और भी सारे जो नेता है। सबसे बड़ी बात है कलिता माझी, जो घर घर काम करती थी, वो आज विधायक नहीं, राज्य की मंत्री भी है। और ये कहीं ना कहीं जताता है कि अगर आप सक्षम हो। बिल्कुल, तो टीम शुभेंदु सरकार तैयार है और अब विजन है सोनार बांग्ला का। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए और सीधे मंत्री महोदया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर जिस तरह से टीम शुभेंदु सरकार इस वक्त तैयार नजर आ रही है और साफ तौर पर जो सोनार बांग्ला का जो विजन है वो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, लेकिन टीएमसी में सब कुछ सही नहीं चल रहा। पहले जनता की मार और अब ईडी की टेंशन, यानी कि टीएमसी की टेंशन जो है वो इस वक्त बढ़ती भी नजर आ रही है। खबर यह है कि अभिषेक बैनर्जी को फिर नोटिस मिला है, सीआईडी का बड़ा एक्शन और अब होगी उनसे पूछताछ। खबर यह है कि ममता जी के भतीजे एक बार फिर संकट से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले तो जो बोया है वही काट रहे हैं, जनता के बीच गए, वहां पर मार पड़ी, तो अब जिस तरह के करप्शन किया है, जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है, उसको लेकर भी अब हलचल तेज है। अभिषेक बैनर्जी को यहां पर सीआईडी का नोटिस मिल गया है और जो सियासी हलचल है वो भी अब तेज हो गई है, क्योंकि फर्जी हस्ताक्षर मामले में अब उनसे पूछताछ की बात हो रही है और सीआईडी मुख्यालय में उनको तलब भी किया गया है। डीआईजी सीआईडी की निगरानी में एसआईटी जांच की बात हो रही है और सीआईडी की 4 सदस्यीय एसआईटी भी अब इस जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। तो टीएमसी में सियासी हलचल अब तेज हो गई है, यानी कि साफ तौर पर ममता बनर्जी के सबसे चहेते भतीजे पर अब फिर संकट से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी को यहां पर नोटिस मिल गया है, सीआईडी का फर्जी हस्ताक्षर का मामला है और फर्जी हस्ताक्षर के इस मामले में अब होनी है पूछताछ, जिससे वो बचते फिर रहे हैं। फिलहाल सीआईडी ने यहाँ पे कहा है कि आज सीआईडी के मुख्यालय में उनको तलब किया गया है, कहा गया है कि आप आइए और आपसे होगी पूछताछ। साथ ही ये भी हुआ है कि डीआईजी सीआईडी की निगरानी में पूरी एसआईटी जांच करने की बात भी यहाँ पर साफ हो गई है कि कैसे इस पूरे मामले की तह तक जाने को लेकर सीआईडी यहाँ पर काम करती भी नजर आएगी, जांच करती भी नजर आएगी, क्योंकि अब किसी भी घोटाले से पर्दाफाश होने से वो रोक नहीं सकते।
और सियासी हलचल इसलिए तेज हो गई है कि यहाँ पर जो पूरी टीएमसी थी कहीं ना कहीं अब वो गायब हो गई है। टीएमसी सांसद जितने भी उनके विधायक हैं सब इस वक्त चुप्पी साधे बैठे हैं और किस तरह से कौन इसके हाथ में है और किस तरह से आगे बढ़ रही है टीएमसी की कहानी, फिलहाल काफी कुछ डामाडोल नजर आ रहा है। सौरभ दत्ता से जुड़ेंगे कुछ देर में, क्योंकि फिलहाल यहां पर न्यूज पंच में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया हम कोलकाता के प्रधानमंत्री श्री रूबी नरेंद्र मोड़ मोदी से के अभी यहाँ से मार्गदर्शन अग्निमित्रा और पाल निकल मुख्यमंत्री गए हैं। आप डॉक्टर कुछ मोहन के लिए यादव लाइव के पे कुशल हैं। नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं न्यूज पंच और मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त सौरभ दत्ता। सौरभ, यहाँ पर सबसे पहले खबर यही जान लेते हैं कि ये अभिषेक बैनर्जी पर एक बार फिर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये जो मामला है ये मामला काफी पेचीदा है। ये जितना पेचीदा आम बंगालियों के लिए है उतना उससे ज्यादा पेचीदा तृणमूल के भीतर के लोगों के लिए है। क्योंकि जब असेंबली से के जीतने के बाद आप अगर विपक्ष में हो तो नेता प्रतिपक्ष के लिए विधानसभा के सेक्रेटरी को एक चिट्ठी लिखना पड़ता है। उस चिट्ठी में जो विपक्ष में है उनको हर को साइन करना पड़ता है, हर एक को साइन करना पड़ता है। लेकिन ये आरोप है कि उनमें से काफी सारे ऐसे विधायक हैं जिनका साइन फर्जी है। मानो विधानसभा के सचिवालय में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के घर लेंगे फिर भी फर्जी से सिग्नेचर का आरोप। और इनमें से किन किन लोगों के पास अभी तक सीआईडी गया? नैना बंदोपाध्याय चौरंगी से एमएलए है, कुणाल घोष बेलेघाटा से एमएलए है और दो एमएलए है बोलपुर के चंद्रनाथ सिन्हा। और ऐसे सारे एमएलए के पास और डोमजूर के एक एमएलए है तापस माइती, उनके पास गया था सीआईडी। क्योंकि इन सारे का जो हस्ताक्षर है वो मिल नहीं रहे थे। किससे नहीं मिल रहे थे? विधानसभा के अटेंडेंस के जो खाता है उससे मिल नहीं रहा था। नेता प्रतिपक्ष के घर के लिए जो लेटर विधानसभा के सचिव को दिया गया था उससे मिल नहीं रहा था। तो इसकी जांच में सीआईडी गया था। अब अभिषेक बनर्जी के पास क्यों पहुंचा ये सवाल होगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी की लेटर हेड में वो चिट्ठी लिखा गया था। तो इसीलिए अभिषेक बनर्जी को शनिवार को वो लेटर भेजा गया था। सीआईडी के ऑफिसर्स गए थे और अभिषेक को वो लेटर दिए। और उसमें भी एक ड्रामा हुआ कि शांति निकेतन में पहले अभिषेक नहीं थे, फिर कालीघाट में जाके दिया और फिर तो सोनारपुर वाला इंसिडेंट हो गया। और आज अभिषेक बनर्जी पहुंचे नहीं, उनको आज जाना था भवानी भवन में, उनको समन किया गया था लेकिन वो आए नहीं है। ऐसा अटकलें लगाए जा रहे हैं कि वो अपना हेल्थ ग्राउंड दिखाकर वो नहीं आ रहे हैं कि सोनारपुर पे वो अटैक हुए थे इस बात को लेकर। लेकिन आज एक सीट का भी गठन हुआ है, सीआईडी का सीट का गठन हुआ है। डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व में 4 सदस्य का टीम है। इस पूरी जांच बात को वो जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं कि एक विधायक को फर्जी साइन करने की क्या जरूरत पड़ी, वो भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के घर के लिए जो उनका हक है उसके लिए क्यों सिग्नेचर
जाली करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल और सौरभ, एक तो यहाँ पर बात तो एक खुल गई इसमें है और एसआईटी भी बन गई है। ऐसे में जांच तो अब होगी और इन घोटालों की फहरिस्त वाकई बेहद लंबी है। आप नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर यहाँ पर शिकंजे में कसते हुए अभिषेक बैनर्जी। और आइए न्यूज पंच में अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और यहाँ पर ईरान और यूएस एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सीज फायर के बीच फिर यहां पर हमले हो रहे हैं। दोनों के बीच पलटवार से फिर बड़ा तनाव बन गया है, क्योंकि सीज फायर के बीच एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने आ गए हैं। ईरान द्वारा अमेरिकी MQ-1 ड्रोन गिराए जाने के बाद तनाव तेजी से बढ़ गया। जवाब में अमेरिका ने ईरान के गोरुक और केशम द्वीप स्थित ड्रोन कंट्रोल और एयर डिफेंस ठिकानों पर कार्रवाई की। दोनों देशों के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने क्षेत्र में नए टकराव की आशंका बढ़ा दी है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आलोचकों को जवाब देते हुए ईरान के साथ संभावित डील पर भरोसा जताया। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि सीज फायर के बीच में एक बार फिर यहां पर हमला शुरू हो रहा है और यूएस ईरान फिर आमने सामने आ गए हैं और दोनों के बीच पलटवार से अब इस पूरे क्षेत्र में तनाव भी बढ़ गया है। तो ड्रोन तबाह होने से भड़का यहां पर अमेरिका। ईरान ने अमेरिकी बेस को बनाया निशाना और अमेरिका के MQ-1 ड्रोन को यहां पर तबाह किया। अमेरिका ने इस पर जवाबी कार्रवाई की। जाहिर है जब उसका ड्रोन यहां पर गिराया गया, MQ-1 ड्रोन गिराने का यहां पर उसने जवाब दिया। जब उसका अमेरिका का ड्रोन तबाह हुआ तो उसने यहां पर ईरान पर जवाबी कार्रवाई कर दी और MQ-1 ड्रोन गिरने के लिए उसने यहां पर जवाब दिया और जवाब देने पर एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया। गोरुक और केशम द्वीप को इसने निशाना बनाया यूएस ने, और उसके बाद इस तनाव को और भी एस्केलेट हो गया। ये तनाव एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह करने की यहाँ पर बात आई है कि कैसे यूएस ने लगातार ईरान पर ताबड़तोड़ हमला किया है। ड्रोन कंट्रोल स्टेशन यहाँ पर ध्वस्त हो गए हैं और साथ ही साथ जो पूरा ड्रोन सिस्टम जिस तरह से ये आगे बढ़ रहा था उसको भी 2 हमलावर ड्रोन भी यहाँ पर नष्ट किए हैं। इस बीच नेगेटिव चिरपिंग को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है। यानी कि अपने आलोचकों को सीधा हेड ऑन लेते हुए उन्होंने कहा है कि नेगेटिव चिरपिंग बंद कीजिए। नकारात्मक आलोचना बंद करने की सलाह यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है अमेरिकी प्रेसिडेंट ने। इराक डील को लेकर यहां पर उन्होंने भरोसा जताया है कि बातचीत हो रही है और जरूर एक निर्णायक कदम पर पहुंचेगी। ट्रंप ईरान डील करना चाहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने बात साफ की है कि ईरान यहां पर डील करना चाहता है और वो लगातार बातचीत कर रहा है। रिपब्लिकन आलोचकों पर भी निशाना साधा यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने और कहा, अपने सोशल मीडिया पोस्ट से ये संदेश दिया कि इस तरह की नकारात्मक संदेशों से और बयानों से नहीं होगा कुछ और उससे उनको बचना चाहिए, क्योंकि फिलहाल यूएस और ईरान के बीच बातचीत हो रही है और डील होगी। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। अखिलेश, यहाँ पर डील होने की बात होती है, डील करने पर भरोसा कायम करने की बात होती है और उसके बाद दोनों के बीच इस तरह से फिर तनाव बढ़ जाता है, एस्केलेट हो जाता है। ऐसे में हमें यहाँ देखना है कि जब सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई थी तो ऐसे में कैसे एक बार फिर ये जो पूरा तनाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश सुमन से जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक बार फिर ईरान और यूएस आमने सामने आ गए हैं। थोड़े दिन की शांति के बाद एक बार फिर यहाँ पर ड्रोन वॉरफेयर को लेकर दोनों पक्षों के बीच टकराव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही देश में रिपब्लिकन आलोचकों पर भी निशाना साधा है और कहा है कि नेगेटिव चिरपिंग बंद करें। यानी कि ये एंटी ट्रंप जो बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने नाराजगी जताई है। अखिलेश, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि फिलहाल तो दोनों के बीच एक बार फिर जो सिचुएशन बढ़ रही है और जो तनाव एस्केलेट हुआ है उसमें अभी क्या कुछ स्थिति है? आपने मुझसे सवाल किया है? जी बिल्कुल अखिलेश, इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं, यूएस और ईरान। देखिए, निश्चित तौर पे दोनों की रणनीति यही है कि दोनों एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलिए, उसके बाद हम जो ब्लॉकेट किया है ईरान का उसे खाली करेंगे।
दूसरी तरफ अमेरिका ने दबाव की राजनीति के तहत कुछ हमले भी किए। बंदर अब्बास में फिर आज 2 हमले हुए हैं। उसके अलावा जो उधर का कहना है कि ईरान के जो पड़ोसी देश है उन्होंने कंप्लेन किया है, यहाँ तक कि कुवैत ने भी कहा है कि उस पर भी हमले हुए हैं ईरान की तरफ से। तो निश्चित तौर पे ये तनातनी है और जब तक स्थिति ऐसी रहती है तब तक देखिए समझौते की बात करने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है और ख़ास करके सोशल मीडिया से बचने की ज़रूरत होती है। और अगर सोशल मीडिया के माध्यम से आप समझौता करने की कोशिश करते हैं तो उसकी ऐसी ही स्थिति होती है और दोनों तरफ अगर एक दूसरे के खिलाफ वीरता दिखाने के चक्कर में रहेंगे तो ये समझौता नहीं संपन्न हो पाएगा। और यही ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। दोनों अपने आप को वीर साबित करने के कारण जो है वो कोई ऐसी स्थिति पर नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक कि उनको पहुंचना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इच्छा है। जो निगोशिएटर्स बैठे हैं दोहा में बैठे हैं, उनके दोनों तरफ ने एक प्रारूप पेश किया था। उस प्रारूप में उन्होंने कहा था कि हम निगोशिएशन के करीब हैं, लेकिन इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बॉटम लाइन घोषणा कर दी और उन्होंने पूरी बातें वो जाहिर कर दी कि जब तक ये रेड लाइन नहीं पूरा होता है तब तक कोई समझौता नहीं होगा। तो प्रारूप तैयार है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आदेश की प्रतीक्षा है। और दूसरी तरफ जो है ईरान की तरफ से भी लगातार ये बयान दिया जा रहा है कि न्यूक्लियर मसले पे कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल, और यही बात लगातार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर जो डील होगी उसमें जो न्यूक्लियर से जुड़े मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर अमेरिका और ईरान आमने सामने यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों का एक दूसरे पर पलटवार जारी है। ऐसे में किसी तरह का सीजफायर होता है या किसी तरह की कोई डील होती है, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।